नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी कि बीए के 6वें सेमेस्टर में हैं, यानी जो 3 ईयर का बीए होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। और वैसे तो सीबीसीएस पैटर्न में अब तो 4 ईयर का जो है कोर्स चालू कर दिया गया है बीए का। तो बीए 3 साल का भी है, 4 साल का भी है। तो ये एक प्रकार से 6 सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है। इसमें आपको पढ़ना होता है, खास करके क्या पढ़ना होता है भैया, जब आप शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र में 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। जो पहला पेपर है उसमें आपको शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, क्या पढ़ना होता है? शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इसको कहते हैं अंग्रेजी में। क्लियर? शिक्षा शास्त्र को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन का पेपर नंबर 1 ये है। 2025-26 के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं आज की वीडियो के माध्यम से यूनिट नंबर 1 से बनने वाली, यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक के बनने वाले समस्त इम्पोर्टेंट जो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में बताने का प्रयास किया जाएगा, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और जिनकी परीक्षा में आपकी बार पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैंने समाहित किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये महा मैराथन क्लास है और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में आपके यही वीडियो से देखने को मिलेंगे, यानी इससे बाहर बहुत कम मात्रा में क्वेश्चंस आएंगे। लगभग मानकर चलो कि ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण है, एक ब्रह्मास्त्र के रूप में है। परीक्षा से पहले आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं पढ़े तो भी आप बहुत ज्यादा करके आएंगे अगर इन प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लिखेंगे पहला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन माने होता है मैनेजमेंट। शिक्षा को कैसे मैनेज किया जाता है उसको लेकर के मैनेजमेंट होता है। किसी भी चीज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है या सबसे जरूरी पहलू होता है उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट करना। कोई आप देखते हैं कोई कंपनी चलती तो उसमें एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर क्या करता है? मैनेजमेंट ही करता है। एक स्कूल होता तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है जो कि क्या करता है? मैनेज करता है कि कौन सा टीचर कितने बजे किस क्लास में पढ़ाएगा। तो ये सब मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही किसी संगठन को चलने के लिए, किसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, या किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षा में मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये पूछा गया। पहला उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करना, यानी शिक्षा क्यों ग्रहण करें हम। मैनेजमेंट हमको यह बताता है, शैक्षिक प्रबंधन, कि शिक्षा हम आखिरकार क्यों ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करना क्यों जरूरी है, या शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रबंधन का, शिक्षा के हेतु समाज व शिक्षा संस्थाओं में सकारात्मक परिवेश बनाना, पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट डेवलप करना, क्रिएट करना समाज और शिक्षा संस्थानों के बीच में, ताकि समाज शिक्षा संस्थानों का सहयोग करे, ताकि शिक्षा संस्थान और आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन जब यही समाज शिक्षा संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं, संस्थानों का विरोध करते हैं, तो शिक्षा संस्थान उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाते। इसलिए जरूरी होता है कि समाज और शिक्षा संस्थान जो हैं आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो समाज का कल्याण होगा और बच्चों का भी कल्याण होगा। तीसरा उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रबंधन का, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्तरदायित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी कि उत्तरदायित्व किसका क्या होगा, और उत्तर मतलब कि जो एक प्रकार से जो खास करके शिक्षा का उद्देश्य जो है, अगर उसको प्राप्त करने में मैनेजमेंट यानी शैक्षिक जो प्रबंधन है ये शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार भी है, जवाबदेह भी है, क्लियर, उत्तरदायी भी है। चौथा उद्देश्य होता है शैक्षिक प्रबंधन का, लिखिएगा, सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एकदम से कंठस्थ होना चाहिए आपको। छात्रों में पाठ्य सहगामी क्रिया का विकास करना। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब कि पढ़ने के साथ साथ उनमें और भी कुछ जो है शारीरिक तौर पर कुछ क्रियाएं करवाना जिससे उनका भविष्य अच्छा हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट यह भी यानी शैक्षिक प्रबंधन में अभी दिखाया जाता है कि कोई भी एक प्रकार से
जो छात्र है वो पढ़ तो रहा ही है, पढ़ने के साथ कुछ कुछ उसको और कुछ टैलेंट बताया जाए। तो शैक्षिक प्रबंधन इस क्षेत्र में भी काम करता है। और पांचवा उद्देश्य इसका है शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना। कोई शैक्षिक नीति आएगी, शिक्षा की नीति, जैसे शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही जो नई शिक्षा नीति आई 2020 की, वो डेवलप है। तो शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना हुआ, शिक्षा को लेकर कोई कार्यक्रम एक प्रकार से करवाना हुआ कहीं पर, तो उन सभी कार्यक्रम को करवाने में, शिक्षा की नीतियों को बनाने में शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ही भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो कुल मिलाकर के ये सारे उद्देश्य आप लिख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से परीक्षा में कई बार आया हुआ है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। विषय क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला क्षेत्र है संसाधन का प्रबंधन करने में। जो संसाधन है, खास करके तमाम प्रकार के शिक्षा से रिलेटेड, उन संसाधनों को कैसे यूज करना है, उस संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, ये चीज एक प्रकार से इसके मतलब संसाधन का प्रबंधन करना हम शैक्षिक प्रबंधन में पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम का प्रबंधन करना। शिक्षण माने होता है ट्रेनिंग या किसी को पढ़ाना, ठीक है। अधिगम माने होता है सीखना, यानी कि पढ़ना पढ़ाना, इन सभी का एक प्रकार से मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना, शिक्षा का एक प्रकार से विषय क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा मूल्यांकन का प्रबंधन करना। मूल्यांकन का प्रबंधन मतलब क्या होता है कि शिक्षा जो हमने ग्रहण करी है, जिन उद्देश्यों से हमने शिक्षा ग्रहण करी थी, क्या वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, या शिक्षा कितनी गुणवत्तापूर्ण है, इसके लिए मूल्यांकन करना बहुत जरूरी थी। अभी कोई संगठन या कोई शिक्षा संस्थान कहाँ तक सफल रहा, इस बात की जांच परख मूल्यांकन के द्वारा हो पाती है। तो मूल्यांकन जो होता है, यह भी एक प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन के एक क्षेत्र में शामिल है। तो संसाधन का प्रबंधन करना, शिक्षण अधिगम का प्रबंधन करना, मूल्यांकन का प्रबंधन करना शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रबंधन प्रक्रिया के सिद्धांत कौन कौन से हैं? किसी भी प्रबंधन की अगर बात की जाए तो उसमें प्रक्रिया में कई सारे सिद्धांत या कई सारे चरण होते हैं, और वो चरण जो होते हैं वो निर्णय करने से लेकर के और मूल्यांकन तक एक प्रकार से होते हैं। किन किन चरणों के माध्यम से कोई प्रबंधन प्रक्रिया जो होती है वो सफल होती है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है कैसे किया था। सबसे पहली बात है, किसी भी प्रबंधन में या मैनेजमेंट में निर्णय लेना। किसी भी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा, कोई समस्या है, उस समस्या पर आप निर्णय लें कि कुछ हमको क्या करना है, तो निर्णय करना सबसे पहला। दूसरा चरण होता है, दूसरा सिद्धांत होता है प्रबंधन प्रक्रिया का, मैनेजमेंट प्रोसेस का, नियोजन करना। नियोजन माने क्या होता है? नियोजन करना या आयोजन करना, एक प्लान बनाना किसी भी चीज को करने का, ठीक है। तीसरी बात होती है संगठन करना, यानी कि लोगों का संगठन बना ले ताकि एक प्रकार से सभी तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते रहे, यानी संगठन होना चाहिए कई लोगों का, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके अलावा संप्रेषण करना। संप्रेषण माने होता है कम्युनिकेशन रखना, जो संगठन के लोग हैं एक दूसरे, उनमें तालमेल या बातचीत के द्वारा कम्युनिकेशन बनाए रखना ताकि हर व्यक्ति से संपर्क में या टच में रहे। पांचवा होता है प्रभाव डालना, यानी इफेक्ट डालना। एक नेता जो होता है वो इफेक्ट भी डालता है इसमें। तो जो प्रबंधन प्रक्रिया है उसमें इफेक्ट भी डालना पड़ता है। जैसे आप देखते कभी भी जब राजा एक प्रकार से युद्ध में जाता तो सबसे पहले राजा आगे जाता है ताकि एक प्रकार से उसकी मतलब कि उसकी जो सेना है उसका मनोबल एकदम से उच्च रहे। तो सेना अगर राजा मर गया तो फिर सेना खत्म, और सेना को मोटिवेट करने के लिए सेनापतियों का या राजा का होना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में जो है प्रभाव डालना। इसके अलावा समन्वय करना। समन्वय माने होता है जो संगठन के लोग हैं, इन संगठन के लोगों में ताल में बैठा रहे, जैसा ऐसा ना हो कि एक दूसरे से लड़ाई करें, झगड़ा करें, सभी एकदम फिट हों। इसके अलावा मूल्यांकन करना, यानी जो हमने जिस उद्देश्य से प्रबंधन हमने किया था या मैनेजमेंट जो हमने किया था, जो हमने प्लान किया था, नियोजन किया था, आयोजन किया था, वो प्लान सक्सेस है कि नहीं है, ये एक प्रकार से मूल्यांकन हमको बताता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती हैं किसकी? प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। ये प्रक्रियाओं में ये 7 प्रक्रियाएं शामिल हैं। आप इनको नोट डाउन करेंगे। निर्णय करना, नियोजन करना, संगठन करना, संप्रेषण करना, प्रभाव डालना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना, ठीक है। लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने भी जो है प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रशासन में जो है अपने सिद्धांत दिए हैं। वो एक प्रकार से पोस्ट कार्व की विचारधारा कही जाती है, उसको आगे चल करके हम समझेंगे, उसको लेकर के प्रश्न हमने रखा है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन से भैया, चौथा प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन क्या है?
विद्यालय में भी प्रबंधन होता है और प्रशासन भी होता है। एक प्रशासनिक भवन होता है जिसको ऑफिस कहते हैं, तो वहीं से एक प्रकार से प्रिंसिपल या जो बाबू होते हैं, बड़े बाबू वगैरह सब बैठे रहते हैं, 3-4 आला अधिकारी होते हैं, प्रबंधन वही मैनेज करते हैं, यही सब प्रिंसिपल वगैरह कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा पढ़ाएगा, मतलब कौन सा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये विद्यालय में प्रबंधन और प्रशासन होता है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन से तात्पर्य किसी संगठन का संचालन करने अथवा नियंत्रण संबंधी व्यवस्था करने से होता है। प्रायः प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और संगठन ऑर्गेनाइजेशन शब्दों का प्रयोग भ्रमवश समान अर्थ में किया जाता है। लोग प्रबंधन, प्रशासन और संगठन तीनों शब्द का अर्थ एक प्रकार से एक सा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये एक से नहीं, इनमें बहुत अंतर है। यद्यपि कुछ सीमा तक ये तीनों एक शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तथा इनमें अत्यधिक उभयनिष्ठता यानी कि कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं, वास्तव में तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थों को इंगित करते हैं। प्रशासन शब्द का मतलब होता है मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी ढंग से अनुकूलतम उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है। प्रबंधन से तात्पर्य क्या होता है? उन कार्यकारी क्रियाकलापों से जिसके द्वारा कोई भी प्रशासक अपनी नीति निर्धारित करता है, तो ये एक प्रकार से प्रबंधन होता है। और संगठन जो होता है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उसके प्राप्ति के लिए जो नीतिगत निर्णय लेते हैं वो एक प्रकार चीज़ें संगठन के द्वारा ही हम तमाम प्रकार के समर्थन प्राप्त करते हैं और संगठन के द्वारा तमाम प्रकार के कामों को संपन्न कर पाते हैं। तो प्रशासन जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है उसको, ठीक है। और वो एक प्रकार से क्या करता है, एक नियम कायदे बताता है, तो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी ढंग से अनुकूलतम उपयोग करता है प्रशासन। संगठन के उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से प्रशासन का तात्पर्य होता है, यानी प्रशासन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन जो होता है वह कार्यकारी क्रियाकलापों से होता है जिसके द्वारा कोई प्रशासक अपनी नीति निर्धारित करता है, ये क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो आपका प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, कहाँ पर किसको पढ़ाना है। तो यही सब एक प्रकार से विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का मतलब होता है। और किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए संगठन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका, विद्यालय प्रबंधन व प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं? देखिए, विद्यालय प्रबंधन व प्रशासन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरदायित्व तो साझेदारी का सिद्धांत, किसका क्या काम है और 2 लोग मिलकर के काम करेंगे या फिर 3 लोग मिलकर के काम करेंगे, 4 लोग, 10 लोग, यानी कुछ तो साझेदारी का काम होगा, कुछ सभी के उत्तरदायित्व भी फिट होंगे, किसको क्या क्या करना है। तो विद्यालय प्रबंधन में प्रशासन में उत्तरदायित्व साझेदारी का सिद्धांत पहला है। दूसरा है उचित नियोजन का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से एक प्लान अच्छा हो, जो उचित प्लान हो किसी भी चीज़ की करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान सेट किया गया हो। इसके अलावा प्रजातांत्रिक नेतृत्व का विकास सिद्धांत, तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व मतलब कि उसमें जो नेता हो वो सभी जनता उसको पसंद करती हो, जनता ने उसको चुना हो, मतलब कि जो संगठन के लोग हैं उन लोगों ने मिल करके चुना हो नेता को अपने, ताकि वो नेता की बातों को माने। इसके अलावा लोचनीयता का सिद्धांत होना, लोचनीयता मतलब क्या होता है कि उसमें एक प्रकार से कोई नियम कायदे ऐसा नहीं कि वो एक बार बन गए तो हमेशा बने रहेंगे, उसमें संशोधन की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समय आने पर उसमें बदलाव भी किया जा सके। गतिशीलता का से भी सिद्धांत होना चाहिए ताकि चीज़ें एक प्रकार से गतिशील रहें और अच्छे तरीके से काम करती रहे। तो विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन के सिद्धांत हैं उत्तरदायित्व साझेदारी का सिद्धांत, उचित नियोजन का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का सिद्धांत, लोचनीयता का सिद्धांत और गतिशीलता का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत शामिल हैं इसमें। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको इन सभी चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे एक शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 का है, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ऐसे और भी सब्जेक्ट जो आपके बच रहे हैं, आपके इकोनॉमिक्स से लेकर के और भी सारे सब्जेक्ट, तो इन सभी की जो है क्रैश कोर्स को लेकर के, यानी कि इसमें क्या है, वीडियो तो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, लेकिन इसके जो पीडीएफ होंगे, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने पर मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने से आपके और भी फायदे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको जो जानकारी नहीं होती उसके डाउट वगैरह क्लियर कहते हैं, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपना सेमेस्टर नेम सब लिख करके आप हमारे पास भेजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे 9161936062 पर, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे। केवल 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपका को करिकुलर की 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से उसको तैयार कर लेंगे। वीडियोज़ में उन सभी के आंसर होंगे, उसको आप हल भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं इधर उधर से ढूंढ करके दूंगा, तो कहीं ना कहीं पे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। 100 रुपये किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं आप, ठीक है, और आपको जोड़ दिया जाएगा। अलग अलग ग्रुप है, कोई दिक्कत की बात नहीं, व्यवस्था करके पूरी रखी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको लाइव क्लास जब भी होगी तो उसकी लिंक पहले आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसके वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उस वीडियो लेक्चर्स के तमाम सारे मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामाराथन क्लास, इन सभी की पीडीएफ मिलेगी। देखिए 3 टाइप की वीडियोज़ हमारी बड़ी फेमस हैं। एक तो महासंग्राम वीडियो, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब आता है।
महासंग्राम वीडियो, ठीक है, महासंग्राम वीडियो हो गई। दूसरी है महामैराथन, ठीक है, महामैराथन क्लास। और तीसरी है मॉडल पेपर। तो इसी 3 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तब भी आपका पेपर मतलब बस इतने, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो इसके आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव भी मॉडल पेपर में बनाऊंगा, तो एमसीक्यूज भी मॉडल पेपर जल्दी तैयार हो रहे हैं और लिखित तो आपका आज करवा ही रहा हूँ, ऐसे ही लिखित भी आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिखित ऑब्जेक्टिव सबकी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। तो जिनको भी जुड़ना है जुड़ सकते हैं। नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंतर्गत है वही सिलेबस है और सभी विश्वविद्यालय में यही सिलेबस है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। आप फटाफट से एसएमएस करके हमारे साथ तुरंत जुड़ जाएं, देर ना करें, क्योंकि जितना देर करेंगे आपका ही घाटा होगा। तो जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में विद्यालयी प्रबंधन व प्रशासन के स्तर बताइए। देखिए भारत में विद्यालयी प्रबंधन व प्रशासन के स्तर निम्नलिखित हैं। पहला स्तर है विभागीय स्तर पर प्रबंधन व प्रशासन करना, विभाग स्तर पर। फिर उसके बाद उस विभाग के आंतरिक स्तर पर प्रबंधन और प्रशासन करना। और तीसरा स्तर है प्रबंध समिति के स्तर पर प्रबंध व प्रशासन करना। तो ये 3 स्तरों पर भारत में विद्यालयी या प्रबंधन और प्रशासन काम करता है, विभागीय स्तर पर, आंतरिक स्तर पर और प्रबंध समिति स्तर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक स्तर पर प्रबंधन व प्रशासन कैसा होना चाहिए। आंतरिक स्तर पर प्रबंधन और प्रशासन के लिए कई बिंदु इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो विद्यालय में प्रवेश कैसे करवाना है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, पाठ्य चर्चा यानी कि कैसे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, परीक्षा को लेकर के तमाम प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, वो सब जो होते हैं आंतरिक स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं। दूसरा है शिक्षण व अधिगम क्रियाकलाप, यानी कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, उसके नियम कायदे क्या होंगे, ये सब चीज़ें आंतरिक स्तर के प्रबंधन पर शामिल है। और शिक्षणेतर क्रियाकलाप, शिक्षा के बाद में कुछ क्रियाकलाप जो करवाए जाते हैं मनुष्य के या बच्चों को, वो सारे क्रियाकलाप आपके आंतरिक स्तर प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें, परीक्षा में कार्य सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यवेक्षण के प्रकार बताइए। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण के प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए पहला होता है सुधारात्मक पर्यवेक्षण। जैसे किसी भी पर्यवेक्षण माने होता है कोई कोई काम या कोई प्रबंधन ने कोई प्रबंध किया गया, कोई जो है प्लान बनाया गया, तो प्लान सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, उसी को जांचने के लिए पर्यवेक्षण किया जाता है। तो एक सुधारात्मक पर्यवेक्षण होता है जिसमें सुधार किया था, कोई कमी रहेगी तो कमी में सुधार किया गया। दूसरा होता है निरोधात्मक पर्यवेक्षण, जिसमें एक प्रकार से चीज़ों को एक प्रकार से निषेध करने के लिए किया था, ताकि उसको एक प्रकार से उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर की जाए, कमियां बताई जाएंगी क्या क्या कमियां हैं। इसके अलावा सृजनात्मक पर्यवेक्षण, इसको करने से आपको कुछ जानकारी मिले। प्रजातांत्रिक पर्यवेक्षण होता है, ठीक है, औपीड़क पर्यवेक्षण होता है। तो ये सब पर्यवेक्षण के प्रकार हैं, आप इन पर्यवेक्षणों के प्रकार को नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्यवेक्षण की प्रविधियां कौन कौन सी हैं, पर्यवेक्षण की प्रविधियां कौन कौन सी हैं। देखिए पर्यवेक्षण की प्रविधियां कई सारी हैं। पहली है विद्यालयी परिदर्शन, ये पहला आपका प्रविधियां है, पहला मेथड होता है पर्यवेक्षण का। दूसरा शिक्षकों के साथ बैठक करना, शिक्षकों से बातचीत करना, उनके बारे में जानना। तीसरी होती संगोष्ठी करना, यानी तमाम सारे टीचर्स और बच्चों को बैठा करके चर्चा पर चर्चा करना किसी मुद्दे पर। कार्य को लेकर के गोष्ठी करना कि कैसे कैसे काम करना होता है उसको लेकर के बताना। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि के द्वारा कोई बच्चा या फिर कोई टीचर को एक बार पढ़ा करके दिखाया जाए कि भाई ऐसे पढ़ाना है, या टीचर बच्चों को पढ़ाए डेमो टाइप का, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अभिलेख और पंजिका के द्वारा भी पर्यवेक्षण की एक प्रकार से मेथड है। तो इन तमाम प्रकार के मेथडों के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। अच्छे पर्यवेक्षण के या पर्यवेक्षक के क्या गुण होते हैं। अच्छे पर्यवेक्षक के कई सारे गुण होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत गुण, उसकी यानी कि जो है व्यक्तिगत क्वालिटी होती है। प्रशासन के गुण उसके अंदर होने चाहिए, और उसके अंदर एक नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। संभाव सायनिक ज्ञान होना चाहिए, यानी जिस तरीके के एक प्रकार से मुद्दे आए उसको लेकर के समसामयिक मुद्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, करंट के मुद्दों के बारे में जानकारी उसको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक अच्छे पाठशाला बजट की विशेषताएं बताएं। यानी एक जो है पाठशाला स्कूल की विशेषताएं, मतलब कि बजट क्या होता है उसका या क्या होना चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है एक बजट की, यानी एक स्कूल के बजट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं या उसकी क्या विशेषताएं हैं। लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखें स्कूल बजट बनाने के लिए शिक्षा अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, यानी कि शिक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे एक बार परामर्श ले लें कि क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे खर्चा होगा, कितना किस में लगता है, ये जानकारी एक बार ले लें कि क्या हमको कितनी पुस्तकें, कितने मेज़, कितने टेबल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके हिसाब से खर्चा आपका पता चलेगा कि कितना आय कर मतलब कितना व्यय करना है हमको। बजट का निर्माण व प्रबंधकीय स्वीकृति समय से होनी चाहिए, यानी समय जाने पुनिका पछताने, मतलब कि समय बीत पुनिका पछताने,
ठीक है, तो जैसे वही होगा फिर चिड़िया चुन गई खेत, तो फिर क्या करना, तो समय से हर चीज़ हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। इसके अलावा बजट में खर्चों का व्यवस्थित लेखन होना चाहिए, यानी खर्चा कितना कहाँ कहाँ पर लगेगा, किस चीज़ को खरीदने में कितना पैसा लगने वाला है, एक पूरा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। चौथी, बजट में शिक्षा मतलब स्कूल के बजट में शिक्षा प्रशासक को चाहिए कि बजट बनाने के पहले समुदाय के लोगों से भी परामर्श ले ले, कि जो समुदाय के लोग हों, जो समाज के लोग हैं, जो अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजते हैं, आसपास के एरिया के लोग हैं, उनसे भी राय मशवरा इस बारे में ले लें कि क्या उनको कुछ चाहिए जानकारी और चाहिए कि नहीं। इसके अलावा बजट निर्माण प्रक्रिया गतिशील हो और उसमें लचीलापन हो, ताकि समय समय पर किसी अनुसंतुलन की समस्या के कारण से परिवर्तन संभव हो सके। ठीक है, इस तरीके से बजट निर्माण की प्रक्रिया गतिशील हो और उसमें लचीलापन हो। गतिशील हो यानी कि समय के साथ साथ परिवर्तन होने वाला हो, लचीलापन की जल्दी परिवर्तन या समय से परिवर्तन भी हो जाए, कोई मुद्दा अगर बदल जाए, चेंजमेंट हो जाए, तो उसमें संशोधन करने में ज़्यादा दिक्कत ना करे। समय समय पर किसी असंतुलन की समस्या के कारण से परिवर्तन संभव हो सके, ऐसा लचीला होना चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों के विचारों, सुझावों और संस्था की अनिवार्य आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए बजट बनाते समय। इसके अलावा अगली क्वालिटी होती है बजट निर्माण की या बजट की विशेषताओं में स्कूल के बजट की, वित्त संबंधी लेखों को सही ढंग से रखना चाहिए। जितना पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, उसकी वेल डिटेल जानकारी एकदम ठीक ठाक तरीके से रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बजट निर्माण प्रक्रिया लोकतंत्रीय प्रक्रिया के द्वारा बने, यानी कि सभी लोगों के सहमति पर बने। लोकतंत्र यानी कि एक पब्लिक, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन के हिसाब से बने। आज की परिवर्तित परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाए, उसके हिसाब से बजट तैयार किया जाए। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख करके या इन सभी चीज़ों की विशेषताओं को एक प्रकार से ध्यान में रख करके बजट तैयार किया था। तो एक अच्छे पाठशाला बजट की ये सारी विशेषताएं होती है। ये लघु उत्तरीय में आपके क्वेश्चन 100 to 100% आने वाले हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। बजट शिक्षा योजना यानी कि एजुकेशन प्लान को किस तरीके से एक प्रकार से आगे बढ़ाता है, या ऐसा कहें कि बजट शिक्षा योजना की एक कुंजी है, एक चाबी है, जो कि एक प्रकार शिक्षा योजना को खोल देती है। स्पष्ट कीजिए इस बात को। देखिए, शैक्षिक प्रशासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए बजट की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का होना बहुत जरूरी है। यानी कि बजट जो है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक रीढ़ की हड्डी, जिस तरीके से मनुष्य के पूरे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो काम खत्म, तो ऐसे ही बजट होता है। अगर बजट ही ना होगा तो स्कूल या प्रशासन कैसे तरीके चल ही नहीं पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं चलेगा। तो शैक्षिक योजना में बजट की भूमिका एक औपचारिक विषय के रूप में है, जिसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि एक निश्चित अवधि में किसी संस्था की स्थिति क्या होगी तथा क्या व्यय होगा। बजट निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए, ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बजट का संतुलन होना बहुत जरूरी। कितना आय, कितनी हमको फीस मिल रही है और कितना हमको खर्चा करना अगले साल, इन सभी का एकदम से वेल डिटेल में जानकारी, एक लेखा जोखा ठीक ठाक तरीके से रखना पड़ता है। इसे तैयार करने में यदि किन्हीं कारणों से धन का अभाव उत्पन्न होता है, धन की कमी उत्पन्न होती है, तो कुशल प्रशासक को बजट के अनुसार आय व्यय की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। सुचारू रूप से उसका संचालन वह करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कितना हमको पैसा मिलेगा, कितना खर्चा होगा, तो उसी हिसाब से वो खर्चा करता रहता है और उसी हिसाब से बजट अपना तैयार करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षण की परिभाषा बताएं। देखिए, पर्यवेक्षण के अर्थ को समझने के लिए विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं। पहले विद्वान है चेस्टर डी मैकननी। चेस्टर टी मैकननी कहते हैं कि पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया का निर्देशन करने तथा आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की एक विधि होती है। यानी शिक्षण प्रक्रिया कहाँ तक मतलब किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए और वह कहाँ पर एक प्रकार से थोड़ा सा गड़बड़ाई है या कहाँ पर उसमें गड़बड़ी हुई है, उन सभी चीज़ों को जांच करने के लिए होती है। संपूर्ण पर्यवेक्षण का अंतिम उद्देश्य छात्रों के सभी स्तरों पर उत्तम यानी कि ठीक ठाक शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए, ताकि एक प्रकार से पर्यवेक्षण करने के बाद में ये लगे कि हाँ, शिक्षा अच्छे तरीके से बच्चों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जानकारी मिला बच्चों को कि नहीं मिला। किम्बल कहते हैं कि इस पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम, अधिगम माने तो सीखना, शिक्षण माने होता है पढ़ाने का तरीका, तो उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के विकास में सहायता करे, ताकि बच्चा एक शिक्षण के जो सिचुएशन है या जो अधिगम की एक बढ़िया सिचुएशन है, सीखने की एक बढ़िया सिचुएशन है या बढ़िया परिस्थिति है, उसका विकास हो। पर्यवेक्षण यही करता है कि भाई बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था का विकास हो, जिससे बच्चे सीखने में बच्चों को मदद मिले। विलियम एक वीगर कहते हैं
कि पर्यवेक्षण को वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य क्या होता है, संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का व्यापक सुधार करना, ताकि शिक्षण अधिगम परिस्थिति में सुधार होगा तो क्या होगा, बच्चों का भविष्य भी ठीक ठाक होगा। तो पर्यवेक्षण में यही क्या था कि भाई और क्या सुधार किया जा सकता है इसमें ताकि बच्चों का और फायदा हो। बिल्स किम्बल कहते हैं कि पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देना है। जोहान बर्ट कहते हैं कि पर्यवेक्षण सदैव ही शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण के विकास, बालक की अभिवृद्धि यानी उसकी ग्रोथ और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने से के लिए जाना जाता है, संबंधित रहा है। तो ये परिभाषाएं बिल्कुल ठीक बात है, यानी पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में सुधार किया जाता है, बालक की का डेवलपमेंट होता है, बालक का ग्रोथ होता है, शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक तमाम प्रकार का विकास बच्चे का होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं, इसको सभी को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो बिल्कुल टेंशन ना करें, आप ग्रुप से हमारे जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन आ चुका अति लघुत्तरी का, लघुत्तरी में भी आ सकता है। हेनरी फियोल के 14 मार्गदर्शक सिद्धांत बताएं। देखिए हेनरी फियोल ने 14 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए हैं, जिनमें पहला है कार्य का विभाजन करना। किसी भी संगठन को, किसी भी प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए ये 14 सिद्धांत बताए इन्होंने। कार्य विभाजन, सबसे पहले बात कार्य का बंटवारा कर ले, अधिकार और दायित्व दे दे, यानी किसको क्या करना है पूरा चीज़ बांट दें, किस संगठन में किस व्यक्ति को क्या क्या करना है वो सारा चीज़ बांट दें। अनुशासन में सभी लोगों को रखें, तीसरा होता है सिद्धांत अनुशासन। चौथा आदेश की एकता हो, आदेश की एकता मतलब क्या होता है, यानी कि जिसको समझाया जाए, जिसको जो बातें बताई जाए वो बात एक प्रकार से वो सुने, यानी जो नेता है संगठन का, जो मुखिया है वह जो बातें बता दे उसको लोग सुने, उसकी बातों को माने। आदेश की एकता उसी को कहते हैं। निर्देश की एकता यानी जो निर्देशन दिया जाए, डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लोगों को कहा जाए उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों की प्राथमिकता दी जाए, यानी अपने हित को ना ध्यान में रखें, समान हितों को प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि एक टीम में, जैसे जब रोहित शर्मा खेलते थे टीम इंडिया के लिए, तो वो 100 रन बनाने के चक्कर में नहीं रहते थे, वो इसलिए खेलते थे ताकि एक प्रकार से कुछ रन बन जाएंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे ही आप देखते हैं श्रेयस अय्यर की भी पारी आईपीएल में आई तो कहीं ना कहीं पे वो समान हित हो जाएगा, यानी कि उसमें अपना व्यक्तिगत हित नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ क्या नहीं भाई, पैसे तो मिल ही रहे सबको खेलने के। तो ऐसे में आप ये समझें कि व्यक्तिगत हित कम ध्यान में रखा जाए, व्यक्तिगत हित भी होता है लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपरि रखा जाए तो वो बेटर होता है। तो राष्ट्र हित सर्वोपरि रखा जाए, बाकी पैसे वगैरह तो मिलते ही रहेंगे। अब इसको लेकर के अगर हम 100 बना लें, फिर 100 बना लें, टीम हार जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता 100 का। ठीक है, उससे आपका व्यक्तिगत हित होगा लेकिन राष्ट्र का हित नहीं होगा। तो इसलिए एक प्रकार से कोई भी संगठन बनाया जा रहा है या संगठन है तो संगठन को आगे बढ़ाने में आप बहुत भूमिका निभाएं। आप उसमें सभी लोगों की प्राथमिकता दें, लोक कल्याण हो ये प्राथमिकता दें, खुद के कल्याण के लिए काम ना करें। परिश्रमिक होने चाहिए, केंद्रीकरण, सोपान श्रृंखला यानी कि पद सोपान होना चाहिए, किसी को उच्च पद किसी को निम्न पद, किस तरीके से सेट होना चाहिए, किसको क्या अधिकार है, दायित्व तो सबके बटे हों। व्यवस्था होनी चाहिए, समता सभी में, कार्यकाल की अस्थायित्वता होनी चाहिए ताकि कितने समय का कार्यकाल किस पद के लिए है। ठीक है, पहलपन होना चाहिए, समूह भावना का सिद्धांत यानी सभी मतलब कि समूह में एक प्रकार से रहे हम की भावना हो पूरे संगठन में। तो हेनरी फियोल ने 14 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रशासन को चलने के लिए। प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किम्ब्रो और ननरी ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्यों का वर्णन किया है। तो किम्ब्रो और ननरी ने शैक्षिक प्रशासन के कई कार्य बताए हैं। सबसे पहला बात शैक्षिक प्रबंधन का, शैक्षिक प्रशासन का काम होता है निर्णय लेना, दूसरा होता है नेतृत्व प्रदान करना, तीसरा होता है अधीनस्थों के द्वारा निर्णय अनुपालन सुनिश्चित करना, यानी कि लोगों को, जैसे जो बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं, जब कर्मचारियों को कोई बात कहते हैं तो वो कर्मचारी लोग उसको करते हैं। नेतृत्व प्रदान करना, एक नेता होता है इसमें वो जो चलाता है सभी चीज़ों को। निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए नेता के पास। संघर्ष निवारण यानी कोई भी समस्या आ जाए तो प्रशासन जो होता है उस शैक्षिक समस्याओं का निदान करता है। एक प्लान करता है किसी भी जो है चीज़ को करने के लिए, किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान किया जाता है। संप्रेषण यानी कि इसमें कम्युनिकेशन होता है। संगठन और नियंत्रण यानी एक संगठन होता है जो कि एक प्रकार से संगठन के लोगों में संप्रेषण होता है। संगठन में एक प्रकार से नियोजन के द्वारा ही तमाम काम संगठन के द्वारा करवाए जाते हैं। और संगठन के लोगों में नियंत्रण भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे के कंट्रोल में रहे। अधिकारियों के कंट्रोल में अगर कर्मचारी रहेगा तो कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। अगले विद्वान है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक की अगर बात की तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के कितने कार्य का अंग बताया है। तो लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 कार्यों 7 अंग बताए हैं जिनको पोस्ट कार्ब कहा जाता है। पोस्ट कार्ब की अगर स्पेलिंग देखें बेटा तो POS पोस्ट कॉर्ब CORB, ठीक है।
P माने होता है प्लानिंग, O माने ऑर्गेनाइजिंग, S माने स्टाफिंग, D माने डायरेक्टिंग, CO माने कोऑर्डिनेटिंग, R माने होता है आपका रिपोर्टिंग और B माने बजटिंग। ये 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 कार्य बताए हैं, 7 अंग बताए प्रशासन के, किसने? लूथर गुलिक ने। ठीक है, ये अंग या कार्य ऐसे हैं। पहला होता है नियोजन, यानी प्लान करना, किसी भी संगठन को, किसी भी प्रशासन को आगे बढ़ने के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है। दूसरा व्यवस्था या संगठन करना, ठीक है, व्यवस्था या संगठन करना नहीं, ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नियुक्तिकरण यानी कि एक प्रकार से इसको आप बोलते हैं स्टाफिंग करना, स्टाफ की एक व्यवस्था हो। दिशा निर्देशन मतलब होता है आपका डायरेक्शन देना, ठीक है, डी। इसके अलावा समन्वय माने होता है कोऑर्डिनेटिंग, जिसको आप कहते हैं 5वां। छठा आपका प्रतिवेदन या विज्ञप्ति लेखन यानी कि रिपोर्ट एक तैयार करना कि भाई काम कहाँ तक पहुंचा, प्रशासन कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में फिर बजट तैयार करना कि उसमें कितना खर्चा लगेगा, आय व्यय का लेखा जोखा। तो ये तमाम प्रकार के 7 कार्य प्रशासन के बताए किसने? लूथर गुलिक ने, जिसको पोस्ट गार्ब के नाम से जानते हैं, POSDCORB। ठीक है, पोस्ट गार्ब, इसके एक एक पहले पहले अक्षर से उसको लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रसेल टी ग्रेग के अनुसार शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया के कितने प्रकार के कार्य या अंग हैं? रसेल टी ग्रेग के अनुसार शैक्षिक प्रशासनिक प्रक्रिया के 7 कार्य इन्होंने भी बताए हैं, रसेल टी ग्रेग ने। पहला निर्णय लेना, दूसरा नियोजन करना, तीसरा संगठन, चौथा संप्रेषण, पांचवा प्रभावित करना, छठा समन्वय करना और सातवां मूल्यांकन करना। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया। तो अपने अपने हिसाब से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से प्रशासन के कार्यों को, प्रशासन के अंगों को बांटा है। ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें लूथर गुलिक का सबसे बड़े फेमस भी रहा है और भी विद्वानों ने बताया है। अगला प्रश्न, जॉन रेमजे मेयर ने शैक्षिक प्रशासन के कार्य कितने क्षेत्रों में बांटे हैं? तो जॉन रेमजे मेयर ने 9 क्षेत्रों में इसका उल्लेख किया है। पहला, उद्देश्य का निर्धारण करना, किसी भी समस्या या कोई भी काम करने से पहले उद्देश्य उसका सेट कर ले, किस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। नीति का निर्माण कर लें, यानी किन किन नीतियों पर हमको चलना है। कार्यों का निश्चित कर लें कि भाई कौन सा कार्य करना है। जो कार्य करने के लिए संगठन बनाएगा उसमें समन्वय होना चाहिए। शैक्षिक जो है संस्थानों का, संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। विचार विमर्श, नेतृत्व, सहयोग प्राप्ति के स्रोत, प्रभाव का मूल्यांकन है। जो एक प्रकार से हमने उद्देश्य के तहत जो हमने शैक्षिक प्रशासन या जो संगठन था, वो संगठन का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन के द्वारा हम जांच कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये 9 कार्य बताए हैं शैक्षिक प्रशासन के जॉन रेमसे मेयर ने। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रशासनिक प्रक्रिया का पिता किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को प्रशासनिक प्रक्रिया का पिता कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब आता है कि जॉन रेमजे मेयर ने कितने प्रशासन के कार्य को कितने क्षेत्रों में बांटा? तो 9 क्षेत्रों में बांटा। हेनरी फ्योल, पोस्ट गार्ब, इन सभी से खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे। प्रशासनिक प्रक्रिया का पिता तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा गया है, तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रक्रिया कितने कार्यों या अंगों के बारे में बताया है? तो हेनरी फ्योल ने एक प्रकार से कितना बताया भैया? हेनरी फ्योल की अगर बात की जाए तो हेनरी फ्योल ने कितना बताया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। वैसे 14 मार्गदर्शक सिद्धांत ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इन 14 को अगर देखें तो इस 5 टाइप के हम बांट सकते हैं हेनरी फ्योल के। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं? देखिए, हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रक्रिया के निम्न अंगों या कार्यों का उल्लेख किया। वो प्रशासन था, शैक्षिक प्रशासन को लेकर के उन्होंने बांटा था। ठीक है, ये था प्रक्रिया। पहला नियोजन यानी प्लान, दूसरा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा निर्देशन यानी डायरेक्शन, और चौथा होता समन्वय यानी कोऑर्डिनेटिंग, और पांचवा होता नियंत्रण यानी कंट्रोल उसमें करता। तो इस तरीके से ये प्रशासनिक प्रक्रिया इन 5 चरणों से होकर गुजरती है, ऐसा इन्होंने कहा। पोस्ट कार्ब का अर्थ बताएं, प्रश्न खूब पूछा गया है। शास्त्रीय विचारधारा में पोस्ट कार्ब सिद्धांत का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। संगठन के सिद्धांत को POSD यानी पोस्ट कार्ब शब्दों में समाविष्ट किया गया है, जो योजना बनाने, संगठन बनाने, क्रमिक भर्ती करने, निर्देशन देने, समन्वय करने, प्रतिवेदन देने और बजट तैयार करने की ओर संकेत करता है। पोस्ट कार्ब में जो P होता है इसका मतलब प्लानिंग यानी कि योजना बनाने से है। O माने ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन बनाने से है। यस माने स्टाफिंग यानी कि क्रमिक भर्ती करने से है, यानी एक प्रकार से दाखिला लेने से है। डी माने डायरेक्टर यानी सभी को निर्देश देना क्या किसको करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग माने होता है कि समन्वय करना, तालमेल बैठाना एक दूसरे के बीच में लोगों के। इसके अलावा रिपोर्टिंग करना यानी कि बजट मतलब कि रिपोर्टिंग करना मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कैसी हुई, संपन्न हुई कि नहीं, तो एक प्रतिवेदन या लेखा जोखा पूरा तैयार करना। और 1 साल का जो विवरण होता है या फिर 1 महीने का जो भी हो, बजट तैयार करना कि किस तरीके से हमको काम करना है, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, कितना उससे आय होगा, सब कुछ। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट कार्ब का अर्थ। पोस्ट कार्ब के चरणों में आपसे पूछा जाए पोस्ट कार्ब के चरण बताएं, तो पोस्ट कार्ब के चरण हैं वही चरण होते हैं, योजना बनाना, संगठन करना, स्टाफिंग करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, रिपोर्टिंग करना, बजट बनाना। ठीक है, 7। पोस्ट कार्ब में योजना बनाने, प्लानिंग क्या होती है?
देखिए यह अनिवार्य रूप से पूरा किए जाने वाले कार्य का एक व्यापक खाका और उन्हें लागू करने के लिए शामिल प्रक्रियाओं को स्थापित करने को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या योजना बनाना एक प्लान के द्वारा कि प्लान हमको कैसे करना है, कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सा काम कितने समय के लिए कब कब किया जाएगा, पूरा प्लान होता है। पोस्ट कार्य में योजना बनाना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह गतिविधियों और समय सीमा के साथ प्रक्रिया की समग्र संरचना को निर्धारित करता है कि प्रक्रिया कितने समय में, कितने टाइम में, कितने यानी कब कब कैसे कैसे क्या क्या होगी, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन से पोस्ट कार्य में संगठन बनाने ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। देखिए आयोजन में किए जाने वाले कार्य की विभिन्न उप प्रक्रियाओं या उप विभाजनों को औपचारिक रूप से वर्गीकृत करना, परिभाषित करना और सिंक्रनाइज करना शामिल होता है आयोजन में, मतलब संगठन बनाने में। यह सुनिश्चित करता संगठन की योजना के पहले चरण में गतिविधियों और समय सीमा को और अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित किया जाए, ताकि इन कार्यों को निष्पादित करने के लिए सही लोगों की नियुक्ति की जाए। सही लोग एक प्रकार से कौन सा काम कौन सा व्यक्ति अच्छा कर पाएगा, इसके लिए एक स्टाफ की व्यवस्था करें। जैसे कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला स्टाफ है, कोई हिंदी पढ़ाने वाला है, कोई गणित पढ़ा रहा है, तो इन सभी को पहले व्यवस्थित करें। तो इनका एक स्टाफ बना ले, जो एक गणित पढ़ाएगा, एक अंग्रेजी पढ़ाएगा, एक हिंदी पढ़ाएगा। तो यही होता है संगठन बनाना। ठीक है, शिक्षा में या पोस्ट कार्य में। और अगला होता है पोस्ट कार्य में स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी इसमें नौकरी के लिए सही उम्मीदवारों की भर्ती और चयन करना होता है। अनुकूल कार्य वातावरण बनाए रखने हेतु अभिविन्यास और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना शामिल है। वही संगठन बनाना को ही स्टाफिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, नहीं ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन उसको कह सकते हैं, संगठन बनाए और इसमें कौन सा व्यक्ति किसके लिए परफेक्ट है उसकी जाँच करना। ठीक है, अगला होता है पोस्ट कार्य में निर्देशन यानी डायरेक्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें निर्णय लेना और उन्हें निष्पादित करने के लिए संरचित निर्देशों और आदेश को सौंपना, यानी कौन सा व्यक्ति को कौन सा काम देना है, ये बात इसमें बताना। पोस्ट कार्य चक्र में निर्देशन एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह टीमों को या व्यक्तियों को स्पष्ट उद्देश्य देकर के काम कराता है कि कौन सा व्यक्ति को, रमेश को क्या करना, सुरेश को, मुकेश को क्या करना है। उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, उनके पद के अनुसार उनको काम सौंपा जाता है, ताकि वह अपना काम सही तरीके से कर पाएँ और सही तरीके से अपने काम को संपन्न कर पाएँ। तो पोस्ट कार्य में निर्देशन का ये महत्व होता है। अगला क्वेश्चन से पोस्ट कार्य में समन्वय करना, तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेशन। यह मूल रूप से कार्य के विभिन्न घटकों को व्यवस्थित करने और आपस में जोड़ने को संदर्भित करता है, यानी एक काम दूसरे काम से जुड़ा रहे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट रहे, इस तरीके की व्यवस्था। पोस्ट कार्य में समन्वय क्या है, तो यही चीजें देखिए। रिपोर्टिंग में प्रगति या कार्य संबंधी गतिविधियों के बारे में वरिष्ठों को नियमित रूप से अद्यतन करना शामिल है। सूचना का प्रसार रिकॉर्ड या निरीक्षण के माध्यम से हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, प्रतिवेदन, यहाँ पर समन्वय का प्रतिवेदन कर लें या रिपोर्टिंग। प्रतिवेदन का क्या मतलब है, प्रतिवेदन माने होता है जितना काम कितना हुआ या काम कितना हुआ कितना बाकी है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, कोई भी योजना हमने बनाई थी, वो योजना कहाँ तक सफल रही है, उसका एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना, जो आला अधिकारी है उनको या बड़े अधिकारियों को। ठीक है, पोस्ट कार्य में बजट बनाना क्या होता है। देखिए बजटिंग में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, राजकोषीय योजना, नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियां बजट में शामिल होती हैं। बजट में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना इससे, किसी भी चीज़ से कितना हमको आय प्राप्त हुई, कितना खर्चा होगा, पूरा उसका एक लेखा जोखा एक निश्चित समय के अंतर्गत हम फिट कर देते कि हमको ये करना होता है। शैक्षिक नेतृत्व का क्या अर्थ होता है। देखिए नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण होता है जिससे वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेता कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो एक प्रकार से अपने इशारों पर, बहुत सारे लोग उसके इशारों पर काम करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। उसके अंदर एक गुण होता है, कई सारे गुण होते हैं। नेतृत्व के कार्य, प्रश्न अगला आपसे पूछ सकते हैं, नेतृत्व के कार्य बताएं। अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन हैं सब। देखिए उदाहरण, उद्देश्य निर्धारण करना। नेतृत्व का काम क्या होता है, नेता का एक, सबसे पहले किसी भी चीज का उद्देश्य निर्धारित करना, संगठन करना, नीतियों का निर्माण करना या निर्धारण करना, समन्वय करना, प्रेरणा प्रदान करना, प्रतिनिधित्व करना किसी भी, मतलब अपने पूरी टीम का, नियंत्रण करना, सभी पर कंट्रोल करना, जनता पर, क्रियान्वयन करना किसी भी नीति को या किसी भी चीज को, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था करना भी नेतृत्व का काम है। पिता का स्थान ग्रहण करना, यानी एक नेता जो होता है मुखिया होता है, एक सभी का पिता टाइप का होता है, यानी कि वह एक प्रकार से सभी की देख रेख भी करता है। तो ये सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न, शैक्षिक नेतृत्व के कार्य बताएं। देखिए छात्र समस्याओं का अध्ययन और निराकरण करने के लिए शैक्षिक नेतृत्व एक प्रकार से जरूरी होता है। ठीक है, ताकि शिक्षा की जो समस्याएं हैं, छात्रों की समस्याएं
और जो अध्ययन की एक प्रकार समस्या है उनका निराकरण कैसे किया जाए। तो छात्र संगठन तमाम सारे होते हैं, ठीक है, या छात्र नेता वगैरह होते हैं, सब इनको ये जाकर के यूनिवर्सिटी तक बताते हैं। शैक्षिक उन्नयन की व्यवस्था करना, यानी शिक्षा लगातार बढ़े उसकी व्यवस्था करना, ताकि शिक्षा का क्षेत्र जो है आगे बढ़ता रहे, शिक्षा डेवलप होती रहे। तीसरी बात, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संचालन करना, कोई सिलेबस संबंधी कोई जो है दिक्कत है, समस्या, तो उसको भी निदान करने के लिए बातचीत करना। संसाधनों की व्यवस्था तथा उसमें समन्वय स्थापित करना संसाधनों में, ठीक है। कार्य उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। कार्य योजना का बनाना, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होंगी सबको डिसाइड करना, तो ये शैक्षिक नेतृत्व का कार्य होता है। किम्बल यंग ने नेतृत्व का वर्गीकरण कैसे किया? किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व का वर्गीकरण कीजिए। किम्बल यंग के अनुसार नेतृत्व का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला होता है, एक होता है राजनीतिक नेता, जो राजनीति में होता है, जैसे कि तमाम सांसद विधायक आप जानते हैं। दूसरा हो जाए प्रजातंत्रात्मक नेता, जो जिसको जनता पसंद करती, जनता चुन लेती है, ठीक है। एक होता है कि बने बप्पा के द्वारा एक प्रकार से थे तो वे पा गए, लेकिन एक होता है प्रजातांत्रिक। तीसरा है नौकरशाही नेता, जो अपने जनता को नौकर के रूप में एक प्रकार ट्रीट करते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा होता है कूटनीतिक नेता, जो कि एक प्रकार से कूटनीति जानता है खूब ज़्यादा। चौथा सुधारवादी नेता होते हैं, जो कि एक प्रकार जनता में सुधार करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कुछ नेता आंदोलनकारी, तो जो आंदोलन ही करते रहते दिन रात, ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर के। सिद्धांतवादी को नेता होते हैं, जो कि एक प्रकार से अपने सिद्धांतों पर अटल होते हैं, जैसे कि कुछ मार्क्सवादी हैं, कुछ एक प्रकार से जो है दक्षिणपंथी हैं, तो कुछ एक, तो ये अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों के लिए एक प्रकार से नेतृत्व करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो अलग अलग टाइप के नेता होते हैं। नेतृत्व के सब प्रकार बताए किम्बल यंग ने, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करें भैया। अगला प्रश्न आ चुका है, बोगाडर्स के अनुसार नेतृत्व के प्रकार बताएं। नेतृत्व का प्रकार, पहला, बोगाडर्स कहते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता। एक प्रत्यक्ष नेता होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। एक होता है सपक्षीय नेता और एक वैज्ञानिक नेता होता है। दूसरा सामाजिक अधिशासी नेता और दूसरा मानसिक नेता। चौथा पैगंबर, संत, विशेषज्ञ और मालिक नेता। पांचवा स्वेच्छाचारी, करिश्माई, पैतृक, तीन प्रजातांत्रिक नेता। तो इस तरीके से ये सारे एक प्रकार से बोगाडर्स ने नेतृत्व के प्रकार बताए। मान्यता के अनुसार नेतृत्व के प्रकार बताएं, जो मान्य है या सर्वमान्य है। पहला, स्वतः नियुक्त नेता पहला होता है, जो इसको जनता स्वयं ही नियुक्त कर ले। दूसरा तो समूह के द्वारा नियुक्त, कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनको एक समूह डिसाइड करता है कि भाई आप नेता हो। तीसरा कार्यकारिणी के द्वारा नेता, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपने काम से एक नेतृत्व का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न आ चुका है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व के बारे में बताएं। देखिए, इस नेतृत्व में नेता अपने निर्णय सभी या अधिकांश सदस्यों से परामर्श लेता है पहले, उसके बाद में सभी सदस्यों से परामर्श लेने के बाद में फिर किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व में सभी सदस्यों की राय, मशवरा, सुझाव, इन सभी को वांछित यानी जितना हो सकता है उतना महत्व दिया जाता है। सभी के मुद्दों पर काम करना जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। ऐसे नेतृत्व में प्रजातांत्रिक नेतृत्व उसको कहते हैं। दूसरा होता है राजतांत्रिक निरंकुश नेतृत्व, जिसमें राजा एक प्रकार से जो होता है वो मोनार्की सिस्टम से आया हुआ होता है, यानी राजा के पिता राजा थे तो उसका लड़का राजा बन गया, तो ऐसे राजा। इस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है, उसका जो मन होता है वो करता है। अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। नेता स्वयं ही सर्वोच्च पद पर रहता है और वह स्वयं ही न्यायाधीश और कार्यपालक होता है। वही प्रत्येक भाग्य का निर्णय करता, जो भी एक प्रकार से कोई दंड देना हुआ किसी को, किसी के बारे में निर्णय लेना हो तो राजा स्वयं करता है। इसमें किसी का एक प्रकार से राय मशवरा कम लिया जाता है या लिया ही नहीं जाता, उसमें मान्य भी नहीं होता। राजा ने कहा कि भाई मृत्युदंड, तो मृत्युदंड दे दिया गया। अगला प्रश्न, प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषताएं बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व की, पहली है सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में ना होकर के उसका विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि कई लोगों के हाथ में सत्ता बटी हुई होती है। कई लोग एक प्रकार से निर्णय लेने के लिए, जैसे कि आप देखते हैं भारत में प्रजातांत्रिक या लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में क्या है, अब मोदी जी हर मामला नहीं देखते। जैसे कि राम मंदिर का निर्णय लेना हो तो मोदी जी ने निर्णय नहीं दिया है, वो निर्णय किसने दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अलग है, जो है न्यायालय का मामला है। कानून बनाने में अब हर कानून मोदी जी नहीं बनाते हैं, उसके लिए अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग चीज़ों परामर्श जरूर मोदी जी देते हैं, या फिर जनता से मांगी जाती है राय, या और भी तमाम प्रकार के सांसद वगैरह उस पर मोहर लगाते हैं, चाहे वो
पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी लोगों की राय होती है, तब 2/3 बहुमत से पास होता है कोई मुद्दा, तब ठीक है वो कानून बनता है। निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं इसमें, यानी जो सभी बहुमत होगा वही एक प्रकार से निर्णय मान्य होगा। नेता को शक्तियां स्वयं समूह के अंदर से प्राप्त होती हैं, ठीक है, नेता जो होता है उसको समूह के अंदर शक्तियां प्राप्त होती हैं। सभी के साथ समान व्यवहार इसमें किया जाता है, किसमें, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में। अगला है निरंकुश नेतृत्व की विशेषता बताएं। देखिए, सर्वोच्च सत्ता एक ही हाथ में इसमें निहित रहती है। दूसरी विशेषता, नेता अकेले ही स्वयं निर्भर रहता है और खुद ही निर्णय लेता है किसी भी मुद्दे को लेकर के। नेता शक्तियां और बाह्य शक्ति के आधार पर अर्जित करता है। यहाँ शोषण की संभावनाएं खूब ज़्यादा होती हैं। नेता समूह को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है और इस तरीके से जो नेता कहता है या फिर जो मुखिया कहता है, राजा कहता है, वही सब होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का आशय बताएं। शैक्षिक प्रबंधन क्या है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन अपेक्षाकृत एक नवीन संप्रत्यय है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी में हुए औद्योगिक विकास, विज्ञान का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसके क्षेत्र में तभी प्रगति हुई शैक्षिक प्रबंधन में। संपूर्ण समाज को सकारात्मक ढंग से प्रभावित किया, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है प्रबंधन के द्वारा। उद्योग व व्यवसाय के क्षेत्रों में आगे प्रबंध और प्रशासन के विविध सिद्धांतों, सोपानों तथा प्रक्रियाओं का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। क्योंकि हर एक क्षेत्र में प्रबंधन और प्रशासन जरूरी है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन या प्रशासन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही शिक्षा में भी प्रबंधन और प्रशासन की जरूरत पड़ी। शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रबंधन शब्द को ग्रहण कर लिया गया। प्रबंधन के संप्रत्यय यानी सिद्धांत, सोपान तथा प्रक्रिया का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करके शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। शैक्षिक प्रबंधन ही होता है, यानी शिक्षा के उद्देश्य को, शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना किसके द्वारा, जो है इसके द्वारा। प्रबंधन के जो संप्रत्यय ऐसे प्रबंधन के सिद्धांत है, प्रबंधन के कार्य हैं, उनका प्रयोग करके शिक्षा के जो समस्या उसका निदान करना, शिक्षा के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही शैक्षिक प्रबंधन है, ठीक है। निश्चय ही प्रबंधन में मानवीय संसाधन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि शिक्षक जो होता है, एक शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक टीचर, ठीक है, एक छात्र और कर्मचारी, प्राचार्य, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। भूमि, भवन, उपकरण, फर्नीचर, ये सब भी युक्तिपूर्ण ढंग से प्रबंधन करना समाहित रहता है इन सभी में, ठीक है। स्कूल अच्छा हो, पर पढ़ाने वाले ठीक ठाक हो, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, पाठ्यचर्या, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, परीक्षा, इन सभी का समय ढंग से आयोजन करना भी निहित होता है शैक्षिक प्रबंधन में या शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में बेसिकली। स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन से अभिप्राय शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों का युक्तिपूर्ण ढंग से उपयोग करना है, जिससे क्या हो कि शैक्षिक उद्देश्य की प्रगति हो सके, शैक्षिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका प्रोसेस आगे बढ़ सके। स्पष्ट है कि शैक्षिक प्रबंधन गत्यात्मक प्रकृति का होता है, जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, लगातार गतिशील रहता है हर एक मुद्दे पर, और यह शिक्षा के सभी पक्षों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है शैक्षिक प्रबंधन। हर एक क्षेत्र में प्रबंधन आज बहुत जरूरी हो चुका है। किसी भी चीज़ को करने से पहले एक मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ को करने से पहले एक योजना प्लान कर लेना बहुत जरूरी है। सामान्य प्रबंध में दृष्टि जहाँ प्रायः अधिक उत्पादन व धनार्जन पर केंद्रित रहती है, वहीं पर शैक्षिक प्रबंधन छात्रों में व्यवहार व शैक्षिक निष्पत्ति सुधार लाने का और उन्हें समाज का उपयोगी नागरिक बनाने पर केंद्रित करता है। तो शैक्षिक प्रबंधन का यह एक प्रकार से महत्व होता है, उद्देश्य होता है शिक्षा में। एक सफल और आदर्श प्रबंधन की पहचान बताइए। एक सफल और आदर्श प्रबंधन की पहचान, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। पहला, एक अच्छा प्रबंधन क्या होता है? एक अच्छा मैनेजमेंट, देखिए, स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित होता है। सबसे पहली बात इसमें स्वतंत्रता होती है, उन्हीं के सिद्धांतों पर यानी फ्रीडम के सिद्धांतों पर ये फॉलो होता है और आगे बढ़ता है। दूसरी बात, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित होता है। इसमें सभी का उत्तरदायित्व होता है, सभी लोग एक प्रकार से काम में शामिल होते हैं और सभी लोग एक प्रकार से जवाबदेही सभी की होती है, सभी इसमें मिलजुल करके काम करते हैं और सभी का इसमें वर्चस्व भी ठीक ठाक होता है, सभी को बराबर दर्जा मिलता है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करना हो। आदर्श प्रबंधन की पहचान एक प्रकार से, या प्रबंधन की जो पहचान है अच्छे प्रबंधन या सफल प्रबंधन में क्या होता है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर अगर काम करता हो तो ठीक है। इसके अलावा समानता के सिद्धांत पर बल देता हो, ऐसा होना चाहिए। कार्य को उपयुक्त ढंग से विभाजित करता हो, किसी भी काम को किसको करना है उसको बढ़िया तरीके से बांटता हो। इसके अलावा पारस्परिक सहयोग की भावना पर बल देता हो, ऐसा शिक्षा प्रबंधन बहुत जरूरी है। ये आदर्श सफल प्रबंधन कहा जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता को पहचान करके उसका सदुपयोग करना हो,
इसके अलावा एकाधिकारी भावना से दूर रहता हो, ठीक है, सामूहिक हित के सिद्धांत को मानता हो, ऐसा प्रबंधन इंपॉर्टेंट होता है, आदर्श होता है, सफल होता है। गतिशील नेतृत्व को प्राथमिकता देता हो, जिसमें हर एक चीज को एक प्रकार से एक जैसा ना हो, समय के अकॉर्डिंग, समय की मांग क्या है उसके अकॉर्डिंग प्रबंधन करता हो, ठीक है, पूर्ण विपणन के सिद्धांत पर बल देता हो। इसके अलावा सामाजिक कुशलता और नवीन प्रवृत्तियों को महत्व देता हो, जो एक प्रकार से नई नई एक प्रकार से सोशल जो कैपेसिटी है या जो नई प्रवृत्तियां आ रही हैं उन सभी को एक्सेप्ट करने वाला हो, रचनात्मक दृष्टिकोण रखता हो, ठीक है, क्रिएटिविटी रखता हो। तो ऐसे में ये सारे जो प्रबंधन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र हो। तो प्रबंधन, एक सफल प्रबंधन की आवश्यकता में, मतलब प्रबंधन में सारी पॉइंट अगर सारी विशेषताएं विद्यमान हो तो एक सफल या आदर्श प्रबंधन उसको कहा जा सकता है, ठीक है। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का हो, प्रशासन का हो, या कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, विद्यालय संगठन की परिभाषा बताएं। जेबी सीयर्स नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि यह गठन एक मशीन के समान है। विद्यालय संगठन जो व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, धारणाओं, प्रतीकों, नियमों, सिद्धांतों या इन सबके योग से बनती है। संगठन मशीन अपने आप भी चल सकती है और मनुष्य के निर्णय और इच्छा के अनुसार भी चल सकती है। ये संगठन की परिभाषा बताई। डब्ल्यू.एच. रायबर्न कहते हैं कि गठन या संगठन का सीधा साधा तात्पर्य उन व्यवहारिक साधनों से होता है जिन्हें हम अपना लेते हैं और हमें विश्वास हो जाता है कि इनके प्रयोग से या इन साधनों के प्रयोग से हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी और उनसे हमारे बच्चों को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। वही एक प्रकार से आपका संगठन होता है, ठीक है। अतः स्कूल के गठन से अभिप्राय संस्थान, मतलब संस्था, स्कूल संस्थान की स्थापना करना, स्कूल में एक प्रकार एक स्कूल बनाना, संस्था की स्थापना करना, स्कूल स्थापित करने के लिए भूमि कार्य, भूमि चयन करना, कहाँ पर स्कूल बनाना, फिर उस पर भवन निर्माण करना, कमरे बनवाना अच्छे से, कक्षाओं के लिए फर्नीचर यानी कुर्सी मेज की व्यवस्था करना, स्कूलों में भर्ती जो है करने वाले विद्यार्थियों पर विचार करना कि किस बच्चे को एडमिशन देना, किसको नहीं देना है, शिक्षकों का चुनाव, कौन से टीचर को रखना है, कौन से टीचर को नहीं रखना है। तो ये सभी पर बल दिया, यानी यही सब चीज़ें गठन होती हैं, यही सब चीज़ें संगठन में शामिल होती हैं। तो शिक्षा संगठन में एक प्रकार से विद्यालय संगठन में विद्यालय का जमीन कहाँ पर होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, विद्यालय में कुर्सी मेज की व्यवस्था, ठीक है, कमरे की व्यवस्था करना, ठीक है, वो सब बनाना, विद्यालय में भवन निर्माण जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या पढ़ाना है, कौन सी किताब रखनी चलानी है, कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब चीज़ें हमको, या कौन सा बच्चा एडमिशन पाने योग्य होगा, ये सब चीज़ें। सर्वप्रथम स्कूल की स्थापना योजनाबद्ध क्रम से होती है ताकि वह सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद प्रशासन उसमें शामिल होता है जिसका संबंध स्कूल की क्रियाशीलता से होता है। प्रशासन क्या करता है, प्रशासन ये करता है कि भाई स्कूल को कैसे, यानी कौन सा टीचर किस क्लास में कब पढ़ाएगा, कौन से घंटे में कौन सा टीचर जाएगा, ठीक है, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, कौन सा सिलेबस चलेगा, ये सब चीज़ें आपकी शामिल हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है विद्यालय संगठन का स्वरूप बताएं। देखिए, विद्यालय संगठन किसी सामाजिक समूह के द्वारा कल्याण के लिए संगठित की गई एक सामाजिक क्रिया होती है जो कि जनता का या सभी का कल्याण करती है। इसका स्वभाव इस प्रकार से है या इसका स्वरूप इस प्रकार से है। विद्यालय संगठन पहला स्वरूप इसका, देखिए, यह एक सामाजिक गतिविधि है, विद्यालय संगठन जो समाज के द्वारा समाज में समाज के कल्याण के लिए संगठित किया जाता है। समाज के द्वारा समाज में समाज के कल्याण के लिए ये संगठन किया जाता है, विद्यालय का गठन, ठीक है। दूसरी बात, यह समय के साथ साथ बढ़ती और विकसित होती रहती है। संगठन इसका स्वरूप, विद्यालय संगठन का स्वरूप ये समय के साथ साथ बढ़ती भी और विकसित भी होती है, डेवलप भी होती रहती है। भविष्य में अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए यह बहुत अच्छा निवेश भी होता है विद्यालय संगठन का, ठीक है। लोग इससे लाभ भी कमाते हैं। यह लाभ ना कमाने वाला उद्यम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि विद्यालय केवल शिक्षा के उद्देश्य से दिया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, लेकिन आजकल के विद्यालय लाभ कमाने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। पांचवी बात, श्रेष्ठ मानवीय व्यवहार इसका उत्पादन है जिसकी तुलना धन से नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रेष्ठ मानवीय व्यवहार धन की अपेक्षा अद्वितीय होता है। छठी बात यह है कि यह दूसरों की सेवा है। स्वाभाविक है कि इसमें किसी प्रकार की स्वार्थपरकता विद्यालय संगठन में नहीं होनी चाहिए। सातवीं बात है, एक बार स्कूल रूपी पौधे के बीज बो दिए जाते हैं तो फिर वे बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। केवल देखभाल की जरूरत पड़ती, तो यानी एक बार अगर आपने स्कूल खोल दिया तो उससे आपको लाभ भी मिलता रहेगा और बच्चे पढ़ते रहेंगे, बच्चों को फायदा भी होता रहेगा।
यह किसी एक व्यक्ति का प्रयत्न नहीं होता है, बल्कि यह तो मनुष्यों का मिश्रित उद्यम है। तमाम लोगों के मिलने से स्कूल का निर्माण होता है। केवल एक प्रबंधक के होने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, बल्कि उसमें पढ़ाने वाले टीचर, उसमें काम करने वाले तमाम प्रकार के मजदूर, उसमें काम करने वाला चपरासी, ये सब शामिल होते हैं। 9वीं बात, या कुछ दिनों या कुछ महीनों की मेहनत नहीं होती है, या तो असीमित समय का श्रम होता है। ठीक है, लगातार समय लगता है और पूरी मेहनत के बाद स्कूल निर्माण होता है। स्कूल की श्रेष्ठता इसके निर्देशक और दार्शनिक पर डिपेंड करती है। निश्चय ही यह उस व्यक्ति के दर्शन को प्रतिबिंबित करता होगा स्कूल जिसने इसको बनवाया है। इस तरीके से विद्यालय संगठन का स्वरूप इस तरीके से आप बयां कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, पर्यवेक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? पर्यवेक्षण के सिद्धांतों की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की है। कुछ विद्वानों ने पर्यवेक्षण के सिद्धांतों की एक लंबी सूची गिना दी है, तो कुछ विद्वानों ने इसकी संख्या बड़ी ही कम रखी है। आर बर्टन और बुकनर ने पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत बताए हैं। मैंने इसे कई विद्वानों के बताए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ लें। तो आर बर्टन और बुकनर कहते हैं कि पर्यवेक्षण के 4 सिद्धांत है। पहला है पर्यवेक्षण सैद्धांतिक रूप से ठोस हो। दूसरा सिद्धांत है पर्यवेक्षण लोकतांत्रिक हो। तीसरा है पर्यवेक्षण वैज्ञानिक हो। और चौथा पर्यवेक्षण रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो। ठीक है, पेकहम महोदय ने 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया। पहला सहयोग, दूसरा नेतृत्व, तीसरा नियोजन, चौथा समन्वय, पांचवा रचनात्मकता, छठा लचीलापन, सातवां सहानुभूति, आठवां सामुदायिक पुनर्गठन, नौवां वस्तुनिष्ठता और 10वां मूल्यांकन। ये 10 एक प्रकार सिद्धांत किसने बताए? पेकहम ने बताए। ये सब आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे आते रहते हैं। रोरर महोदय ने कितना बताया भैया? पर्यवेक्षण के स्वरूप या उद्देश्य, व्यवस्था या प्रक्रिया से संबंधित अलग अलग 26 सिद्धांतों की लंबी सूची दी है, जिसको यहाँ पर बताना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ब्रिक्स और जस्टमैन ने जो है सहकारिता, लचीलापन, उत्साहवर्धक व प्रभावी 3 सिद्धांतों की चर्चा की है, जो कि पर्यवेक्षण के लिए जरूरी हैं। पर्यवेक्षण के क्या काम होते हैं ये बताएं। पर्यवेक्षण के कार्य बताइए। देखिए, पर्यवेक्षण को अपने व्यवसाय से संबंधित निम्न कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है कक्ष निरीक्षण करना, जिससे शिक्षक के शिक्षण स्तर का पता चले। यानी कक्षा को देखना, यानी टीचर पढ़ा रहा है और पीछे से एक बार देख ले कि कैसा वो पढ़ा रहा है या कितना लेवल का पढ़ा रहा है। तीसरा, शिक्षक गोष्ठी आयोजित करना, ताकि सभी शिक्षक को इकट्ठा करके उनसे बातचीत की जाए कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो ये चीज़ें ठीक है। इसके अलावा सभा समितियों में भाग लेना, ये भी जरूरी है। अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। पर्यवेक्षण का मतलब होता है अभिभावकों से, यानी कि पेरेंट्स मीटिंग भी बुलानी चाहिए। इसके अलावा कार्यालय कार्य का संचालन करें, नहीं ऑफिस वगैरह में जो काम होते हैं उसके संचालन लगातार होते रहे। प्रधान अध्यापकों के साथ कार्य करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, जो प्रिंसिपल वगैरह है उनको सब उनके साथ मिलजुल करके सभी टीचर्स को काम करना चाहिए। प्रदर्शन पाठों का आयोजन करना चाहिए। नहीं, ऐसे कुछ लेक्चर्स हों, ऐसे भी चीज़ें करवाई जाए कॉलेज वगैरह में या फिर स्कूल वगैरह में, जिसको बच्चे देखें, प्रदर्शन करके कोई चीज़ हो, बच्चा खुद प्रदर्शन करे, टीचर प्रदर्शन करके उसको बताए। ठीक है, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए पहले टीचर को उसको करके दिखाना पड़ेगा, तब बेटर सही तरीके से होगा। इसके अलावा पर्यवेक्षण पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। परामर्शदाता के रूप में कार्य कराना, अभिनव पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, यानी ठीक ठीक तरीके से सिलेबस बनाना, नए समय समय पर सिलेबस में चेंजमेंट करना। ठीक है, अनुसंधान कार्य करना, रिसर्च वगैरह को लेकर के काम करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। ये सब पर्यवेक्षण के कार्य होते हैं। अनुसंधान कार्यों के अंतर्गत पर्यवेक्षण उन्हीं समस्याओं के संबंध में लघु स्तरीय अनुसंधान कर सकता है जो उसके क्षेत्र के अध्यापकों के सम्मुख समानतः आती हैं। एक प्रकार से यह सामूहिक क्रियात्मक अनुसंधान है। इसके अंतर्गत वह अनुशासनहीनता की समस्या, शैक्षिक पिछड़ापन, बड़ी मात्रा में अनुपस्थिति आदि का अध्ययन कर सकता है। कभी कभी वह परीक्षणों का भी निर्माण करवा सकता है। मतलब इस तरीके से तमाम प्रकार के कार्य जो होते हैं परीक्षण, मतलब कि परीक्षण के होते हैं। तो ये सब पर्यवेक्षण के कार्य जो हैं जो थे बताए मैंने। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया आपका, शिक्षा प्रशासन के 2 सिद्धांत बताइए। सिद्धांत देखिए, प्रशासन का जरूरी सिद्धांत यह है कि वह संपूर्ण विद्यालय के हित को सर्वोपरि स्थान रखे, यानी विद्यालय क्या चाह रहा है, उसका क्या हित है, उसी को ध्यान में रख करके काम करे। दूसरी बात, अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक उन्नति करने के समुचित अवसर प्रदान करना शिक्षा प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न, विद्यालय के संचालन में प्राचार्य की क्या भूमिका होती है? तो विद्यालय के संचालन के लिए उसे कई कार्य और भूमिकाओं का निर्वाह एक जो है प्राचार्य की करना पड़ता है।
इसकी भूमिकाओं को प्रमुख रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला तो ये प्रशासनिक भूमिका निभाना होता है, किसको क्या करना है ये बताना। दूसरा शिक्षा संबंधी भूमिका, ठीक है। तीसरा जनसंपर्क कार्य भी एक प्रिंसिपल का होना नहीं, प्रिंसिपल एक क्षेत्रीय व्यक्ति होना चाहिए जिससे उसमें लोग एडमिशन लें बच्चों का, ठीक है। और उसके अंदर तमाम क्वालिटी होनी चाहिए। एक प्रधानाचार्य या प्राचार्य के अंतर्गत। प्राचार्य या प्रधानाचार्य में किन गुणों का समावेश होना चाहिए? तो कि प्राचार्य की भूमिका के निर्वाह के लिए प्राचार्य का व्यक्तित्व गतिशील और संतुलित होना चाहिए, तभी वह इनका निर्वाह अच्छी तरह से कर सकता है। इसके लिए प्राचार्य में सबसे पहली बात उसका कैरेक्टर ठीक हो, व्यक्तिगत क्वालिटी हो उसके अंदर, प्रशासनिक क्वालिटी भी यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो, व्यवसायिक क्वालिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी व्यक्तिगत, प्रशासनिक और व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, तभी वह अच्छा माना जाएगा प्राचार्य या प्रधानाचार्य। नव परंपरावादी युग प्रमुख प्रवर्तक कौन है? नव परंपरावादी युग के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम बताएं। देखिए, नव परंपरावादी युग को संक्रमण युग भी कहा जाता है। इस युग के प्रमुख प्रवर्तकों में नाम आता है जॉर्ज एल्टन मेयो का, मेरी पार्कर फोलेट का, ओलिवर सेल्डन का, चेस्ट बर्नार्ड का, कर्ट लेविन का, रेंसिस लिकर्ट का और अब्राहम मास्लो का। ये सभी ऐसे विद्वान हैं जो नव परंपरावादी युग के प्रबल समर्थक रहे हैं। इसी नव परंपरावादी युग को संक्रमण युग के नाम से भी जाना जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, प्रणाली विचारधारा क्या है? देखिए, प्रणाली विचारधारा संगठन को अलग अलग विभागों, अलग अलग कार्यों, अलग अलग संसाधनों के संकलन के रूप में नहीं, बल्कि एकीकृत संपूर्णता, संगठित इकाई और समन्वित पद्धति के रूप में मानती है। तो प्रणाली विचारधारा यही जो कि एक प्रकार से सारी विचारधाराओं का एक संगठन है। प्रणाली विचारधारा संगठन को क्या करती है? सभी विभाग इकट्ठा होकर के सारे काम को, सारे संसाधनों को एकदम से मिला जुला करके काम करे, संपूर्णता, संगठित इकाई और समन्वित रूप से मानती है। संभाव्यता विचारधारा क्या है? देखिए, संभाव्यता विचारधारा का यह मत है कि प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं होती है, वरन सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए प्रशासन में। तो प्रशासन में जो लिखी पढ़ी बातें हैं वो हमेशा फॉलो नहीं होती हैं, किस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए ये डिपेंड करता है। अतः किसी प्रशासक को वही मार्ग अपनाना होता है जो समय की मांग होती है। समय एक प्रकार से जब हो, समय जैसा हो उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से प्रशासक को अपने जो है कैरेक्टर में, अपने नियमों में संशोधन भी कर लेना चाहिए। ये एक अच्छे प्रशासक की भूमिका होती है कि वो समय के अकॉर्डिंग जो मांग हो, डिमांड हो, वो चीजें करें। अगला प्रश्न, प्रबंध सूचना पद्धति क्या है? देखिए, प्रबंध सूचना पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें समंकों का एकत्रीकरण किया जाता है। समंक माने क्या होता है? डाटा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है डाटा का, प्रविधियन किया जाता है और सूचना के रूप में नियोजन, नियंत्रण और निर्णय के लिए प्रशासकों को उपलब्ध करवाया जाता है ताकि एक प्रकार से डाटा को इकट्ठा करे। दूसरे शब्दों में प्रबंध सूचना पद्धति मानवीय एवं कंप्यूटर आधारित पूंजी संसाधनों का एक सम्मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक प्रशासन के विकास को कितने युगों में बांटा जा सकता है? देखिए, शैक्षिक प्रशासन के विकास को 3 युगों में आप बांट सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन का जो विकास हुआ है उसका पहला युग है परंपरावादी युग, ठीक है, जिसके विद्वानों के नाम मैंने आपको बताया। दूसरा है नव परंपरावादी युग, नव परंपरावादी के नाम हमने बताए थे। तीसरा है आधुनिक विचारधारा का युग। ये 3 विचारधारा जिसमें शैक्षिक प्रशासन का विकास हुआ, यानी कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका विकास के 3 युग हैं, परंपरावादी युग, नव परंपरावादी युग और आधुनिक विचारधारा का युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, वैज्ञानिक प्रबंधन युग में किसका प्रतिपादन किया गया है? तो वैज्ञानिक प्रबंध युग में रूढ़िवादी, परंपरागत और अनुमानित धारणाओं के स्थान पर तथ्यों, तर्कों, प्रयोग और विश्लेषण पर आधारित सिद्धांतों का प्रबंधन किया गया है। ऐसे सिद्धांत इसमें शामिल किए गए वैज्ञानिक प्रबंधन के युग में, जिसमें हर एक बातों पर तर्क किया जाता है, तथ्य जो होते हैं एकदम फैक्ट होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं, और उनका प्रयोग यानी प्रैक्टिकल भी किया जाता है, तर्क उन पर किया जाता है, डिबेट भी होती है और उनका एनालिसिस यानी विश्लेषण भी किया जाता है। तो इन सभी क्रियाओं के पर आधारित होते हैं जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, वो तर्क, तथ्य और प्रयोग और विश्लेषण की क्रियाओं से होकर के तब जाकर के वो सत्यता की एकदम से जो है सत्यता की प्रतिपुष्टि होने के बाद में फिर चीज़ें सामने आती हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंधन युग में ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। आपको बता दूं कि भूगोल का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष मैंने दे दिया है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। भूगोल का एक प्रकार से पेपर 2 का, पेपर 1 का, दोनों का मॉडल पेपर लिखित का हो चुका है। ऑब्जेक्टिव का बस आना बाकी, तो ऑब्जेक्टिव का भी तैयार हो रहा है, जल्दी ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर आपका भूगोल का भी आ जाएगा। ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री,
हिंदी संस्कृत सभी का आता है, हिंदी का भी आ चुका है, एक पेपर का दूसरे पेपर का जल्दी तैयार हो रहा है, आपका आएगा। लिखित का भी, ऑब्जेक्टिव का SMS करें 9161 93 60 62 पर और हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिलेगी। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज देना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करना है। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जो होगी वो हमको दे देनी होगी, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपको भेजना होगा स्कैनर पर, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी भिजवा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन माध्यम नहीं चलाते हैं तो। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है। बेसिकली आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हैं और एक को करिकुलर, माइनर का पेपर होगा नहीं। 1+ आप में आपको को करिकुलर जरूर देना पड़ेगा। को करिकुलर में आपको अब की बार क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी जो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ा, ऐसे अब की बार कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के बारे में। तो उसकी बेल डिटेल जानकारी आपको मैं दूंगा, जिसमें आपको एक प्रकार से लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हमारे पास 10 से 15 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। और अब की बार भी 4-5 मॉडल पर आपके व्यवस्थित किए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी, 500-500 क्वेश्चन के। तो वो सब मिलेंगे आपको। को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BA करेकर भी हमारा ही चैनल है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी तैयारी होती रहती है। तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉडल पेपर होंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास होंगे, आपके महामैराथन क्लास होगी, संग्राम क्लास होगी, जिनके माध्यम से आप सबको समझ पाएंगे। इसमें 2 मेजर सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों पेपर की तैयारी, दोनों पेपर के क्रैश कोर्स यानी PDF मिल जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे, अच्छा नंबर आपका आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी SMS करें तुरंत और हमारे साथ जुड़ जाएं, बहुत ही फायदा आपका होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ।